हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे प्यार साथियों, आज हम एक फिर से लेकर आ चुके हैं वीडियो फिजिक्स के महाकुंभ बैच के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक तो भैया इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि क्या बताई दी आप लोगों से। आज हमारा टॉपिक है गति के तीनों समीकरण, और इस समीकरण को हम लोग कुछ नए अंदाज में आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम इसका निगमन सीखेंगे आज। तीनों समीकरण, जैसे पहला समीकरण क्या है गति का, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों का हम लोग आज निगमन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से निगमन करेंगे और कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को हम सिखाने की कोशिश करेंगे आज। बस ध्यानपूर्वक, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा जब होती है, बैठ के चुपचाप सुनते हो और समझ में कुछ नहीं आता, बस स्वाहा करके ख़त्म हो जाता है, वैसे होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा खोपड़िया में, पूरा सीधा सीधा आपके खोपड़ी में हम उतार के रहेंगे आज। बस देखिएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तब भैया एकदम बढ़िया वाला प्रसाद आपको मिल पाएगा, वरना तो भैया हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कम हियर माय डियर, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों आ जाइए। चलिए कम हियर। प्रथम समीकरण की अगर हम बात करें तो है क्या, प्रथम समीकरण में हम सूत्र का निगमन करेंगे v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। किसको? v बराबर u प्लस ए टी को। जब भी निगमन करने की बात आएगी तो खोपड़िया में सबसे पहले सूत्र आपके आ जाना चाहिए कि आखिर है क्या वो, ठीक है। अगर हम जा रहे हैं किसी काम को करने तो हमें वो कौन सा काम है करना, मान लो आप विद्यालय जाते हो तो किस उद्देश्य से जाते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम प्रथम समीकरण की बात करें तो हमें इसमें क्या करना है, v बराबर यू प्लस ए टी को प्रूव करना है। चलिए आइए करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम किसी एक गतिमान, ठीक है, एक ऐसी वस्तु की कल्पना करेंगे जो गति कर रही हो, ठीक है। विराम की बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम एक गतिमान वस्तु लेंगे, ठीक है। अब वो है क्या, एक गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। वो जो गतिमान वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पर थे एकदम जीरो समय पर, ठीक है। समय तो जीरो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो हम यहाँ पर थे, जिस समय हम देख रहे हैं वो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। हम देखना शुरू किए तब जब वो उस वस्तु यहाँ पहुँच चुकी थी और उसका प्रारंभिक वेग क्या हो चुका था, u। जब हमने मान लो स्टॉप वॉच लिया, हमने स्टॉप वॉच में चालू कर दिया समय, तो जब हमने समय चालू किया उस समय उसका प्रारंभिक वेग u था, ठीक है। क्या था, u था। तो वही हमने कहा कि माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। अब एक समान त्वरण क्या है, त्वरण क्या है ये तो जानते हो, वेग परिवर्तन की दर। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है और उसमें हम समय से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, त्वरण। तो एक समान त्वरण का मतलब कि समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन, इसका मतलब होता है किसका, एक समान त्वरण का, ठीक है। समान समय में समान वेग परिवर्तन, ये मतलब होता है इसका। तथा t समय में s दूरी चलने पर वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है। जब हम t समय पर पहुंच चुके तब क्या हुआ, वस्तु का जो अंतिम वेग है, जब हमने स्टॉप वॉच अपनी रोक दी उस समय वस्तु का वेग हो चुका था v, ठीक है, जिसको हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे क्या कहा मैंने, पूरी कहानी अब इसको हटाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, ध्यान से सुनो। हेलो माय डियर, इधर देखो, किसी गतिमान वस्तु की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। माना कोई गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। माना कोई गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, फिर क्या हुआ, और उसका एक समान त्वरण a है। फिर t समय में क्या हुआ, t समय में s दूरी चलने पर वस्तु का जो अंतिम वेग है, ठीक है, जहां पर हमने स्टॉप वॉच रोकी थी अपनी, वो v हो जाता है, ठीक है। जहां से हमने देखना शुरू कर दिया था वहां से उसका वेग क्या था, u, और जब हमने स्टॉप वॉच रोका तब उसका वेग हो चुका था v, ठीक है। और इस पूरे खेल के दौरान समय कितना लगा, t समय लगा, ठीक है। बस इतना आपको समझना है यहाँ पे। चलिए फिर क्या होता है, आगे देखिएगी कहानी।
तुझे देखना तो चाह। आ जाइए, भावनाओं में मत बहा करो यार, हमारी बात अलग है। तो अब आगे होगा क्या, अब आगे होगा ये कि आपको मैंने परिभाषा बताई थी त्वरण की, और उसमें आपको त्वरण का फार्मूला बताया था कि त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है बबुआ वेग परिवर्तन और बटे में क्या होता है, समय। वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक, अब वेग परिवर्तन क्या है, वेग में परिवर्तन का मतलब ये कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, और बटे में समय। ठीक, और ये क्या है, त्वरण। ठीक है, बस आपका जो खेल है इसी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपका खेल नहीं, इस जो टॉपिक है प्रथम समीकरण का है क्या, वेग बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, समय अंतराल भी कह सकते हो। त्वरण बराबर, अब देखो वेग में परिवर्तन का मतलब है क्या, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जो अंतिम वेग है उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रारंभिक वेग, बस जो रिजल्ट आएगा वही है आपका वेग परिवर्तन। ठीक, तो हम त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण को कैसे लिखा जाता है, वो त्वरण को हम लोग स्मॉल a से लिखते हैं। और अंतिम वेग को हमने क्या माना है, अंतिम वेग v हो जाता है, तो अंतिम वेग को v माइनस प्रारंभिक वेग u। ठीक, तो प्रारंभिक वेग u और बटे में समय। समय को तो भैया बच्चा बच्चा जानता है, t से लिखते हैं, तो t का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका at और बराबर v माइनस u। अब क्या करिए, थोड़ा इसका मेकअप वेकअप कर दीजिए ताकि सुंदर लगने लगे। चलिए ब्यूटी पार्लर चलिए। अब देखो माइनस u को इधर भेज देंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो ये हो क्या जाएगा, ये इधर आके प्लस में u हो जाएगा, और at तो पहले से इधर बैठा है, और इधर क्या v। अब और अगर बढ़िया सा VIP वाला मेकअप करना है तो v को इधर कर लो, तो v इधर आई जाए, तो इधर at आइए, तो v बराबर u प्लस at, काम खत्म। यही है आपका गति का प्रथम समीकरण। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, और वेग परिवर्तन है क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। त्वरण को a से लिखते हैं, अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से। जो जो हमें पता था सबको उठा के खट्ट से रख दिया। किया क्या, t का गुणा a में किया, at आ गया, v माइनस u अपने जगह चुपचाप बैठा है, और at बराबर आ चुका है यहाँ v माइनस u। अब u को हमने इधर भेज दिया ताकि सुंदर लगने लगे, इधर ये u बेचारा माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब इधर अकेला v बचा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए v को हमने इधर कर लिया और u प्लस at को उधर भेज दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपका समीकरण आ गया v बराबर u प्लस at। यही है गति का प्रथम समीकरण। तो बोलियो कोनो दिक्कत है अम्मा, हो एक ना चाहिए। अब एक एक खट से स्क्रीनशॉट ले लो, और हम बात करेंगे अब समीकरण नंबर 2 की। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, ले लो खट से स्क्रीनशॉट बच्चा हमार, ले लिया। चलिए चलिए आ जाइए। देखिए माय सुपरस्टार बच्चों, अब द्वितीय समीकरण में हमको क्या करना है, तो इसके लिए एक फैक्ट याद रखना। जैसे क्या, जैसे आपको ये फैक्ट याद है, कौन सा फैक्ट, कि गाय दूध देती है, 4 पैर होते हैं उसके और वो दूध देती है, ठीक है, और हम लोग पीते हैं खूब दबा दबा के। तो बात सही है ना, बिल्कुल सही है। तो उसी तरीके से जो ये ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है वेग और समय का ग्राफ। तो जो वेग और समय का ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल हमेशा विस्थापन देता है। उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वो हमेशा विस्थापन के बराबर होगा। तो ये फैक्ट आपको आज के बाद पता होना चाहिए, इसको हम आगे प्रूव भी कराएंगे। क्या, कि वेग और समय का ग्राफ हमेशा हमें विस्थापन देता है। ठीक है, अब ये वेग और समय का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका ये O A C D,
ये पूरा मैं रेड कलर से डॉट डॉट कर दे रहा हूं, ये जो रेड कलर से डॉट डॉट है ये है आपका वेग समय ग्राफ। ठीक है, ये इतना पूरा ओ ए सी और डी, ये इतना है पूरा आपका वेग समय ग्राफ। ये जो है ना, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो विस्थापन के बराबर होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, रट लो, ये एक पॉइंट रट लेना आप, क्या कि वेग समय का ग्राफ हमेशा क्षेत्रफल देता है। तो मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा क्या कि इसका जो ग्राफ है वो हमें विस्थापन देगा। विस्थापन को हम एस से लिखते हैं। ठीक है, विस्थापन देगा क्या, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ए सी डी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें विस्थापन मिलेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं कि ओ ए सी डी में हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो दो भाग में जब तोड़ेंगे तब होगा क्या, इसमें हमें दो चीज़ मिलेगी। क्या, एक तो हमें मिलेगा आयत और एक हमें मिलेगा त्रिभुज। आयत कैसे मिलेगा, ओ ए सी डी, आयत क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर। तो ओ डी बराबर किसके, ए सी के, और सी डी बराबर होगा ए ओ के। तो एक तो हमें मिलेगा इसमें आयत और एक मिलेगा त्रिभुज ए सी, ओ गड़बड़ हो गया है, ए बी सी, यहाँ पर कर लीजिए डी और यहाँ पर कर लीजिए ई। ठीक, तो त्रिभुज कौन सा, ए डी सी। तो हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं, क्या कि एस बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे आयत ओ ए डी ई, ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो वो ओ ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर आएगा ना। अब हम इस पूरे को दो भागों में तोड़ लिए हैं, अब तोड़ के बाद जब जोड़ेंगे तो फिर से तो वही मिलेगा, बस हम अपना काम बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें पता है क्या कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लिख भी दें, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस अब क्या करना, कुछ नहीं करना, ये है क्या, विस्थापन मिलेगा हमें, दूरी। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयत में ध्यान दीजिए, लंबाई क्या है, ओ से लेकर यहाँ ई तक, ये कितनी है आपकी, टी है, कितना, टी। तो ओ ई जो है वो लंबाई का काम कर रहा है, वो है क्या, वो टी है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं टी। ठीक, या एक स्टेप और बढ़ा लें तो ज़्यादा सही रहेगा, हम लिख दें पूरा क्या है। चलो, लंबाई का काम यहाँ पर कौन करेगा, ओ ई इंटू चौड़ाई का काम ओ ए ले लो या आपकी इच्छा हो ई डी ले लो, ओ ए ये हो गया, प्लस 1/2 आधार इस त्रिभुज ए डी सी में आधार कौन सा होगा, ए डी लिख दिया हमने, इंटू ऊंचाई इस त्रिभुज की क्या होगी, सी डी हो गया। अब सबकी वैल्यू रख दो, ओ से ई, ओ ई कितना है, टी है, ओ ई कितना है, टी, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं टी, और इंटू में ओ से ए तक कितना है, यू, ओ से ए तक यू है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं यू प्लस हाफ ए डी, ए से लेकर डी तक,
ए से डी तक जो ए डी है वही ओ ई है। तो ओ ई कितना है टी, तो ए डी भी कितना होगा टी ही होगा। तो यहाँ पे टी लिख दो इंटू सी डी। सी डी कितना है, अब यहाँ पर सी डी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। ई से डी तक कितना है यू, कितना है यू है ये, और यहाँ से ई से लेकर सी तक ये कितना है वी। और हमें क्या चाहिए, हमें तो सी डी चाहिए ना। तो सी डी अगर चाहिए तो अगर हम सी से लेकर ई तक ले लें और उसमें से हम ई डी को माइनस कर दें तो हमें सी डी मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, हम सी से लेकर ई तक ले लें तो सी से ई तक कितना है वी है, क्यों, क्योंकि ओ से बी तक कितना है बी और ओ से ए तक कितना है यू। तो अगर ओ से बी तक हमारा वी है तो ई से सी तक कितना होगा v ही होगा। तो v में से u को इतने को हम माइनस कर देंगे तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा सी डी। तो वही v माइनस u करना है हमें यहाँ पे, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे v माइनस u हो गया। अब यहाँ पर हम गति का प्रथम समीकरण यूज करने वाले हैं। तो लिखिएगा गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से क्या करेंगे, u को हम इधर ले आएंगे तो होगा क्या v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। तो v माइनस यू यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण नंबर 1 में जहाँ पे v माइनस यू है वहाँ पर हम ए टी रखने वाले हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में v माइनस यू का मान रखने पर रख दीजिए। तो ये होगा क्या, s बराबर u का t में करेंगे तो यू टी प्लस हाफ t और v माइनस यू की जगह पे क्या आ जाएगा ए टी, तो ये ए टी हो गया। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ a और t 2 बार आ चुका तो ए टी स्क्वायर, और यही है आपका गति का द्वितीय समीकरण। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है आपका गति का द्वितीय समीकरण। तो इस तरीके से ये भी आपका हो गया। पूरा समझिएगा कहानी। द्वितीय समीकरण में हमने क्या किया, इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना है कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन देता है हमें हमेशा, और इसका जो है क्षेत्रफल होगा क्या ओ ए सी ई, ये होगा पूरा इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन के बराबर होगा। तो विस्थापन हमने मान लिया यस, तो यस बराबर होगा ओ ए सी ई के क्षेत्रफल के, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो विस्थापन है हमने क्या किया, इस पूरे क्षेत्रफल को हमने तोड़ दिया एक आयत और एक त्रिभुज में, ठीक। अब एक आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अगर जोड़ेंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। तो हम आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम क्या किए, लंबाई यहाँ पर क्या है आयत की, ओ से लेकर ई तक, ओ से ई तक, और चौड़ाई ओ से ए तक, ठीक। तो हमने ओ ई की वैल्यू टी रख दी और ओ ए की वैल्यू यू रख दी, ठीक। ये काम हो गया। अब त्रिभुज की जब बात की जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है इसमें एडी, और एडी क्या है, जो ओ ई है वही एडी है। तो ओ ई कितना है टी है, तो एडी क्या होगा टी होगा। तो हमने टी रख दिया एडी के जगह। अब सी डी की बात अगर आए सी से डी तक, तो अब सी डी के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सी डी किसके बराबर होगा, सी से लेकर ई तक, सी से लेकर ई तक की वैल्यू आपकी है यहाँ पे v, और अगर v में से हम अगर u
ईडी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी मिल जाएगा। तो इस तरीके के अगर आपको सीई निकालना है तो क्या करेंगे, सीई में हम ईडी को अगर माइनस कर देंगे तो हमें वी मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 गति का जो प्रथम समीकरण है हम उसका यूज किए हैं। वहां से हमें क्या मिलेगा, v बराबर u प्लस ए टी से v माइनस यू की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लिए। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v माइनस यू की जगह हम पुट कर देंगे क्या, ए टी, क्योंकि इसमें त्वरण एसिलेशन की कमी है, ठीक है, इसलिए यहां पर हम v माइनस यू की जगह ए टी पुट कर दिए। अब यहां से हमें क्या हो गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके गति का द्वितीय समीकरण मिल गया यहाँ से। तो इस तरीके से आप गति का दूसरा समीकरण भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे गति के तृतीय समीकरण की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग पहले। चलिए कम हियर माय डियर। चलिए अब हम गति के तृतीय समीकरण की बात करेंगे। जैसे सेम टू सेम द्वितीय था, सेम टू सेम कहानी यही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इसमें क्या है, एक फैक्ट इसमें भी याद रखना है क्या, कि जो वेग समय ग्राफ होता है वो हमेशा हमें विस्थापन देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विस्थापन देगा तो विस्थापन हम मान लिए कि वो s है, ठीक। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें ओ ए सी ई हम इसको एक समलंब चतुर्भुज मान रहे हैं, ठीक। क्या है, समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, जो कभी ना मिले। जैसे पृथ्वी और किसका, सूर्य का मिलन नहीं हो सकता, मान लो एक पृथ्वी तो एक सूर्य। तो समलंब का क्षेत्रफल, वो समलंब ओ ए सी ई हम ले रहे हैं, ठीक है। अब समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। अब समांतर भुजा है क्या इसमें, तो समलंब ओ ए सी ई में जो समांतर भुजा है वो ओ ए समांतर है ई सी के, ठीक। तो बस यहाँ पर यही आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा ओ ए प्लस इसके समांतर कौन सी है, सी ई इंटू में समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी क्या है, इस भुजा के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो एडी क्या है, एडी और ओई कुछ भी लो है एक ही, ठीक। तो हम क्या लेंगे, एडी, क्लियर। अब ये है किसके बराबर, एस के। तो 1/2 ओ ए, ओ से लेकर ए तक कितना है आपका, यू प्लस सीई कितना है, वी, यू प्लस वी इंटू एडी, ए से डी तक कितना है आपका, टी है, ठीक। अब फिर से यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण हम यूज करने वाले हैं। प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, u को इधर भेजिए, तो v माइनस यू बराबर ए टी। फिर t हमें निकालना है t, तो a को इसके अपॉन में भेज दीजिए। तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू t, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, ठीक, s बराबर हाफ u प्लस v। अब t की जगह हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पे, v माइनस u और अपॉन में a, ठीक। इसको थोड़ा सही से लिख लें, 1/2a। इसको चाहे u प्लस v लिखो चाहे v प्लस u लिखो, तो हम यहाँ पर थोड़ा सही से लिख रहे हैं v प्लस u, और इधर क्या है, v माइनस u, ठीक। ऐसा क्यों किया हमने, इसको उल्टा क्यों किया, देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक। तो एक ब्रैकेट में देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a का काम v कर रहा है और b का काम u कर रहा है।
तो S बराबर 1/2a, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a का इधर गुणा कर दीजिए s में, तो ये क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अब यू स्क्वायर को आप इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं, हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को इधर लिखना चाहो तो लिख लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका आ गया गति का तीसरा समीकरण। ठीक, तो इस तरीके से आप गति का तीसरा समीकरण भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें क्या हमने यूज किया, समलंब का क्षेत्रफल हमने लिया है। ठीक है, 1-2 बार करेंगे आ जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, अगर पेपर में आ गया, जल्दी में हो, ये सब नहीं पल्ले पड़ रहा है, तब क्या करेंगे उसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। उसमें आप लोग क्या करेंगे, जो गति का दूसरा समीकरण निकला है क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। ठीक, तो गति के जो दूसरी समीकरण में आपको t दिख रहा है, उसमें आप क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से t की वैल्यू निकाल के उसमें रख दीजिए। उसको जैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, बस प्लस माइनस का खेल है, आपको गति का तीसरा समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, अगर जल्दबाजी में हो तो एक फैक्ट ये याद रखना, क्या कि अगर हमें गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as अगर हमें प्रूव करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी में है, ये सब थोड़ा हट गया दिमाग से। क्या करेंगे, गति के दूसरे समीकरण में t की जगह हम क्या पर लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पटक देंगे, खट्टे से सॉल्व करेंगे, हमारा गति का तीसरा समीकरण निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप गति के तीनों समीकरण को बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को पूरा एकदम मस्त से क्लियर हो गया होगा। साइड हो रहा हूँ, खट्टे से स्क्रीनशॉट ले क्या बच्चा ले लिया। चलिए, तो मेरे चांद सितारों, आज का सफ़र यहीं तक था, मिलेंगे कल। आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, सी यू।